शुरू करें। चलिए, प्रथम प्रश्न है गणित पेडागोजी और ट्रिक लगाएंगे, पूरा आराम से समझेंगे कि कैसे कैसे सही जा रहा है, कैसे गलत हो रहा है, इसको पूरे प्रेम से समझा जाएगा। एक सेकेंड, प्रथम नहीं अभी इसको समझाइए, बनाना नहीं है, इसको मिलाना है। चलिए, प्रथम प्रश्न है गणित में प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। प्रमेय समझते हो आप लोग? प्रमेय बोलते हैं जैसे कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ेगा, सिद्ध करे कि एक त्रिभुज है, सिद्ध करे कि इसके समांतर ये है ना, इसको कहते हैं सिद्ध करना, उसी को कहते हैं प्रमेय। तो प्रमेय जब सिद्ध किया जाता है तो नियम से नहीं, पहले क्या लिखा जाता है, माना कि, माना जाता है ना, माना कि बराबर है, तो उसको निगमन विधि से कभी भी प्रमेय सिद्ध होता है, किससे? निगमन विधि से। अगर आप लिखना चाहते हैं या कोई भी लिखना चाहे तब प्रमेय सिद्ध करने की बात कभी भी करेगा, कौन सी विधि से होगा भाई? निगमन विधि से होगा। उत्तर कहाँ जाएगा? बी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन क्या होगा सर? फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फटाफट जो, हाँ फर्स्ट ही क्वेश्चन है, एक सेकेंड। दूसरा प्रश्न है, इसमें साथ में मैथ के साथ में दोनों कर लिया जाएगा, मैथ के साथ में हिंदी भी कर लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का करा रहा है क्या? मैथ पहले होगा, उसके बाद हिंदी इसमें होगा, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न है, देखिएगा, यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपकृष्टि विधि का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? 47 नंबर प्रश्न बताए। यांत्रिक गणना के लिए सर, हाँ, फर्स्ट बोला कि सहपाठी शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हैं और वर्कशीट में दी गई समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी है कि गुणन सानी पहाड़े एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। यांत्रिक गणना, यांत्रिक माने जहां से आवाज है, अधिकांशतः आवाज के लेकर के चलता है, तो ये पहाड़ा जैसे ही याद करिएगा तो उसमें आवाज निकलेगा, यांत्रिक है ना, यहाँ से। तो उत्तर आपका जाएगा बी पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आराम से देखिए, मजेदार तरीका से प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। अब वैन हीले साहब के बारे में हमको पढ़ाना है, अभी तो नहीं पढ़ा पाए हैं लेकिन पढ़ाना है। तो वैन हीले साहब के बारे में कभी भी आता है, ज्यामितीय मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते, सही है, देखिए सब सही है, ज्यामितीय मूर्त से अमूर्त चलता है, ठीक है, स्तर के अनुक्रम होता है, ठीक है, स्तर का विकास, ये भी ठीक है, लेकिन देखिए स्तर आयु पर निर्भर नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति आयु पर नहीं बताए, ठीक है, उम्र पर निर्भर नहीं करता है ज्यामितीय सोच। उत्तर आपका जाएगा ए पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मजेदार प्रश्न, और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है। अब बोला ऑप्शन नंबर 1, नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषा द्वारा किया जा सकता है। तो केवल औपचारिक, ये क्या सही है? वो नहीं है सही, बोलना है सबको, ये आपका हाँ कूट है, तो एक तो गलत हो गया। नए विकसित गणितीय कौशल का अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है, यही होगा सबसे, ये ठीक है। और खेल आकलन के लिए उपयोगी नहीं है, ये गलत हो गया, तो उत्तर कहाँ जाएगा? बी पर। सबको दिमाग लगाना है, ठीक है, बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा कर उत्तर करना है यहाँ पे, कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है। प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में सी की तुलना में अधिक, देखिए ये क्या है, तो कह रहा है कि समुच्चय ए समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी, निम्नलिखित में मापन के कौन से सिद्धांत का उपार्जित
करने की संभावना दिख रही है। इसमें क्या हो रहा है? नहीं, क्रम विनियमता तो नहीं हुआ, क्रम के अनुसार नहीं है। ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा, इस तरह से बोल रहा है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न कहेगा कि ई इससे बड़ा, ई इससे बड़ा, तो इससे बड़ा ए होगा तो संक्रमिता का सिद्धांत कहलाता है। इसको संक्रमिता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए संक्रमिता के सिद्धांत में देखिए कि मैं आपको बताऊं, ए बोर्ड पर देखिएगा, ए बड़ा है, ठीक है, बी बड़ा है और ई है। तो जब इस प्रकार से हो तो ए बड़ा होगा सी से, होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार का रिलेशन की बात कभी भी करेगा तो वो संक्रमिता का सिद्धांत होगा। जब तीन आदमी में तुलना हो रहा है कि ये इससे बड़ा है और फिर लास्ट में कह देगा कि ये दोनों में ये बड़ा है, तो उसी को कहेंगे संक्रमिता का सिद्धांत, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए संक्रमिता ऐसा नाम है, संक्रमण किससे फैलता है? एक चीज देखा जाए तो दो व्यक्ति जब संपर्क में आए ना तभी संक्रमण फैलता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं इसको ट्रिक लगा के। अगला प्रश्न है, चलिए आप लोग टाइम पे आए हैं, ऐसे ही टाइम पकड़ लेना है ताकि पढ़ाई भी हो जाए। और जैसे कि क्वेश्चन कराएंगे, अभी मैथ चल रहा है, हिंदी कराएंगे इसी में, और उसके बाद आएंगे हम लोग थ्योरी पर, ठीक है। थ्योरी का आज बोर्ड पर चलेगा। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं। ये क्या सब सही बात है? नहीं, कलात्मक नहीं होता है। प्राथमिक कक्षा में अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान है? ये जरूरी नहीं है, दुनिया में कोई चीज आसान और कठिन नहीं है। हाँ, प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं का आधार निर्माण करते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोला है, उत्तर आपका सी पड़ गया, ठीक है। बैठिए। प्रश्न कहता है कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्या की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुओं सामग्रियों जैसे कि पेंसिल, गेंद, टॉफी इत्यादि का उपयोग किया। मान लीजिए आप ही टीचर है, इस सब का उपयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो कौन सा होगा? फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को ध्यान सुपरिचित वस्तुओं को आकर्षित करना। ये आपका आकर्षित करने वाली बात ही गलत हो गया, सुपरिचित माने जो सुना है। और बी बोला गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बताना, ये भी नहीं है। और सी है कि संख्याओं जो एक नकारा संप्रत्यय है के संप्रत्ययीकरण हेतु सकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है। मूर्त तो ठीक ठाक है, वांछनीय ठीक है, मूर्त के अनुसार सही जा रहा है, लेकिन ये तो सी सही है। और डी भी देख लीजिए, विद्यार्थियों को संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन आपको कौन चीज के बारे में बोला? कोई वस्तु का प्रयोग करके बोला है ना। तो संख्याओं जो कि एक निरकाय संप्रत्यय है, ठीक है, के संप्रत्ययीकरण हेतु मूर्त उदाहरण वांछनीय है। माने जो आप टीचर थे बोल रहे थे कि एक पेंसिल, 2 रबर ले आ रहा है, वो सब क्या है? मूर्त क्या है? हिंदी नहीं, मैथ है। हाँ, मूर्त उदाहरण है। क्या है वो? सब मूर्त उदाहरण है। और ये क्या है? वांछनीय माने जरूरी है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं, बताएं। संश्लेषित जो विधि होती है, संश्लेषण करना जो आपको ज्ञात है उसके बारे में बताया जाता है। हाँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो होता है वह कौन सी विधि? संश्लेषित विधि। तो आपको अगर लिखना है कि संश्लेषित विधि क्या है तो आंसर में लिख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात। संश्लेषित विधि लिख करके, है ना, तीर के चिन्ह दे करके आप लोग लिख लीजिएगा ज्ञात से अज्ञात। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में डैश जरूरी होना चाहिए। क्या जरूरी होना चाहिए प्राथमिक स्तर में? तकनीकी गणितीय शब्दावली, गणित कहानियां, खेल और
क्रियाकलाप, ठीक है। तो सबसे अच्छा आपका गणित का कहानी, खेल, क्रियाकलाप सबको ले लीजिए, बहुत बेटर है, जिससे बच्चा जुड़ाव महसूस करे ना। अगला प्रश्न है, और प्रश्न कहता है कि शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। अब बताएं, 4 ऑप्शन है, कैसे मददगार होगा 4 ऑप्शन में 55 का। फर्स्ट तो बोल रहा है कि भाई पाठ्यक्रम का रूपरेखा बनाने एवं पाठचर्या के विकास में। नहीं, पाठचर्या वाली बात और पाठ्यक्रम वाली बात को हटा लीजिए। एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है, एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जा सकता है, या महत्वपूर्ण सूचना देने में सूचना गलत होता है, ठीक है। तो ये भी हटेगा। समान एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाई का पहचान, बस ये मजेदार वर्ड है। उत्तर आपका जाएगा सी पर। अब अगला प्रश्न है, और ये देखना है प्रश्नों को। क्या कहा, गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है, क्या लिखता है भाई, 4.78 4.9 से बड़ा दे रहा है, लेकिन है क्या, आप लोग बताए जरा। छोटा है, 4.9 बड़ा है भाई, ठीक है, 9 वाला बड़ा है। ये समझ लिया बच्चा कि इसमें अंक ज्यादा है तो ये बड़ा होगा। देखिए बच्चा से इसमें त्रुटि हो रहा है, तो जब बच्चा से त्रुटि हो रहा है तो उत्तर कौन सा जाएगा, हाँ इसमें सी उत्तर आप बता रहे हैं। तो त्रुटि क्या उपयुक्त करता है, ये होगा सी। बच्चे ने नियम के 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापीकरण कर लिया है। माने बच्चा के मन में बैठ गया है कि 3 अंक वाला जो संख्या होगा वो ज्यादा होगा और 2 अंक वाला कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। उत्तर आपका ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए, किस पर केंद्रित होना चाहिए, सी पर जा रहे हैं आप लोग। शब्दावली गलत आपका, कंठस्थ गलत, बहुत बेटर। गणित के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, बहुत मजेदार, ठीक है। और गहन अभ्यास, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यह तार्किक विवेचन पर आधारित है, ठीक है। इसकी अपनी विशिष्ट भाषा चिन्ह होती है, ठीक है। यह प्रकृति में अमूर्त है, ये भी ठीक है। अन्य विषयों का इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, सीमित जो वर्ड है ये आपका वर्ड गलत वर्ड है, बैठिए बैठिए। सीमित जो वर्ड है वो क्या है आपका, गलत है। उत्तर आपका गया 58 का डी पर। अब अगला प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकट कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो सार्थक भूमिका निभा सकता है कैसे, ये सेट है, बता दूं आपका 10 जनवरी 2023 का, निकाल लीजिए अगर आपके पास है तो बताएं इसमें कौन सा उत्तर होगा। सत्य नहीं है, फर्स्ट तो गलत हो गया, सत्य नहीं है बोल दिया। सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों का याद करना कठिन है, ये गलत बात बोला है ना, बी गलत। सत्य है क्योंकि यह प्रश्न को हल करने से बचत करता है, ये बचत वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड आ गया। अब आइए डी वाले ऑप्शन पर, चलिए डी बोल रहे हैं आप लोग, डी पर जाएगा ही। सत्य है क्योंकि यह वैज्ञानिक गणितीय प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं सन्निकट निहित है। उत्तर आपका डी पर गया। और अंतिम प्रश्न है गणित का कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न और सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगी। सबसे कम उपयुक्त कौन होगा भिन्न सिखाने के लिए। देखिए फर्स्ट बात बोला भी भिन्नों के चित्रीय निरूपण, बात सही है, भिन्न को चित्र बना करके रंग रंग करके बताते हैं ऐसे,
ठीक है। बी बोला कि परिभाषाओं के उपयोग से विभिन्न भिन्न और प्रकृति संख्याओं के बीच अंतर करना ये गलत है और हमको गलत ही चूज करना था, इसलिए उत्तर आपका गया बी पर, नेगेटिव चूज करना था। देखिए प्रश्न को ध्यान से। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट हिंदी पर, ठीक है। हाँ, और आज आप लोग के बीच एक परिचय देना है। मुन्ना जी आए हैं, बीपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ से पहले सीटेट क्वालिफाई किए, उसके बाद में बीपीएससी। तो आप लोग को बताएंगे भाई थोड़ा सा पढ़ने का तरीका लास्ट में, अभी करा लेते हैं क्लास को। ऑनलाइन भी इनका डाल दिया जाएगा, एक आदमी वीडियो जैसे कर लेगा, और आप लोग भी थोड़ा सा जाने कि भाई कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को, और आगे भी कैसे पढ़ना है, बीपीएससी कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, सब हम दिशा बताएंगे। वैसे वैसे आप लोगों को बताएंगे। क्या घबराइएगा नहीं ना? अब तो घबराना नहीं है, बोलना है। ऐसे घबराने वाला आदमी नहीं है, बोलने वाला आदमी है, इसीलिए बोलवा रहे हैं। आज बुलाएंगे आप लोगों के सामने, कुछ दिशा निर्देश मिलता है सिलेक्टेड आदमी से, भले हाँ बोलने में आगे रहता है आदमी। हाँ, क्लास तो वैसे सीटेट का हम नहीं रहने पर यही कराते थे। कुछ दिशा निर्देश मिलेगा। चलिए, कैसे देना है एग्जाम, कैसे हिंदी के क्वेश्चन को करना है, ऐसा तो हम बताते रहते हैं, फिर भी जो सिलेक्टेड आदमी है उससे जानना बहुत ज़रूरी है। हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन आप लोग इसका पालन करिएगा, कैसे कैसे करना है। मेरे बातों को अगर मानिएगा तो आगे चल के आपको बहुत आगे बढ़िएगा। चलिए हिंदी शुरू करते हैं, शुरू करें। हिंदी में देखिए, पढ़ने का सबसे पहले तरीका है कि इसको ऐसे पढ़िए जैसे किसी को बगल में सुनाना हो, और एक बार में आपको समझ में आ जाए। समझिए कि हमको तुरंत जाना है किसी के पास जो हमसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कहता है, 91 से है ना, निकाल लिया आप लोग। प्रश्न है, सॉरी पहले गद्यांश को पढ़ा जाए। एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। आर्ट का पीरियड बोलते हैं कल्चर, है ना, बनाने वाली बात है ना। कार बनाने के लिए कहा। बच्चे ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई, अपना अपना समझ से बच्चा बनाया। एक बच्चे ने कार के दरवाजे के पास पंख लगा दिए, देखा भी होगा शायद, अपने मन से पंख लगा दिया, और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंख लगा दिया। देखिए होगा शादी ब्याह में दूल्हा हेलीकॉप्टर वाला कार पर चलता है। देखिए बच्चा सब देखा है शादी ब्याह वाली बात, वैसे ही बना रहा है। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज मेक अ प्रॉपर कार, माने प्रॉपर कार बनाए। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा कि कार भी कहीं उड़ती है। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बनाकर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया, है ना। अब मासूम जो बच्चा था वो सवाल जवाब में भटक गया कि भाई क्यों नहीं हो सकता है, उसके मन में चलने लगा। तो क्या कारें उड़ सकती है, उस बच्चा के मन में अब चल रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत मजेदार है आज। पहली नजर में साधारण सा नजर आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है। हत्या बोले तो जानते हैं, आपके मन में जो सवाल उठ रहा था उसको हत्या कर दिया गया, दबा दिया गया। हत्या की कहानी है, एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या, माने जो सोच रहा था कि कार उड़ सकता है उसकी हत्या हुई है। सोचिए कला क्या है, चीजें जैसी दिखती है उन्हें वैसी ही बयान कर देना, या लकीरों के जरिए कागज पर उतार देना ही कला है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि चीजों को अपने नजरिए के साथ पेश करना ही कला है। ये बहुत अच्छी बात बोला।
अपने नजरिए से जो पेश किया, जैसे कि जहांगीर जो चित्रकला बनाता था वो अपने नजरिए से बनाता था। ठीक है, नजरिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव नहीं है। बिना सोचे तो लड़का बनाया नहीं होगा क्या। इसे दो शब्द के जरिए और विस्तार से समझते हैं कि पहला शब्द है फोटोग्राफ। अब आगे बोला जा रहा है इसके बारे में, फोटोग्राफ यानी फोटोन, फोटोन माने होता है लाइट के जरिए, लाइट सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। दूसरा शब्द है इमेज, माने ग्राफ माने इमेज, यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही, पर इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल है। फोटोग्राफ जब किसी तस्वीर के एंगल या रंगों या क्या लिखा हुआ यहाँ पे भाई, या छूटा हुआ, रंगों और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो यह इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए बहुत डीपली चला गया है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज हुआ इस पूरे में। अब आप लोगों को जवाब देना है फटाफट। जो पढ़े हैं, गद्यांश के अनुसार बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई से तात्पर्य क्या है। सी, बहुत अच्छा, बच्चे ने देखी हुई कारों को अपने कल्पना भी जोड़ दी है, जिसके वजह से आप वो बच्चा बनाया था हेलीकॉप्टर वाला कार। एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है जब उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। हाँ, उसके बनाए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए, तब भाई उसका जो कल्पनाशीलता है उसका क्या हुआ, हत्या हो गया। कला के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कला के लिए आवश्यक है भाई कल्पनाशीलता। बहुत बेटर, बिना कल्पना के कला तो हो पाएगा नहीं। अगला है कि कार के दरवाजे पर पंख लगाना और छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंख लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत कर रहा है। देखिए कितना अच्छा से आप लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन 94 का एक और उत्तर हो जाएगा। कल्पनाशीलता तो है ही, साथ में लगन से वो बनाया है, तो यहाँ पे लगन की ओर चला जाएगा, क्योंकि खूब मन लगा के लगन से बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इमेज में फोटोग्राफर की कल्पना भी शामिल होती है, बात सही है ना, ये तो आप लोग पढ़े नीचे की ओर। नजरिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की जरूरत होती है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर डैश का प्रयोग कर सकते हैं। तो नजरिए रेखांकित शब्दों के स्थान पर, हाँ, जरूरत के स्थान पर बताना है कि क्या प्रयोग करिएगा। जरूरत बोले तो आवश्यकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। वाक्य में विशेषण शब्द है, रंग बिरंगी कारें बनाई, उसमें विशेषण क्या है, उसकी विशेषता बताता है, तो रंग बिरंगा है वो, तो रंग बिरंगी उसकी क्या है, विशेषण है। कल्पना का विलोम बताना है कि क्या होता है, यथार्थ। यथार्थ माने कल्पना करना, याद रखिएगा, उत्तर आपका बी पर चला गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। देखिए, टीचर, स्कूल, लाइट, कला। हाँ, टीचर, स्कूल और लाइट अंग्रेजी शब्द है, इसके अनुसार छाटा है। टीचर, स्कूल और लाइट अंग्रेजी शब्द है, जबकि जो कला जो है वो अंग्रेजी शब्द नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ये कला पर जा रहा है। हाँ, अब आइए थोड़ा सा कविता पर। कविता को भाई कोई भी विद्वान नहीं है, अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, थोड़ा सा पकड़ में आना चाहिए कि किस बारे में बोला जा रहा है। बस इस बात पर आप लोग फोकस डालिएगा, किस बारे में बोला जा रहा है, ये पकड़ा जाए पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदे केश्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर, धराओं पर धराए झड़ती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण की पुलकावित भार, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इन धनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो देखिए इसमें लग रहा है कि बारिश की बात हो रही है, ठंडे की बात हो रही है, ठंडा मौसम की बात हो रही है, यही ना हो रही है। तो इतना पकड़ में आ गया बहुत है। अब जवाब देने का कोशिश करिए, कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? सावन का, नीचे लिखा हुआ है सावन, क्या सावन मन भावन लिखा हुआ है नीचे, तो सावन मारेंगे। अगला है, वारी की धार से क्या तात्पर्य है? वारी की धार से होता है बूंदों की लड़ी। अगला है कि जीवन में सावन मन भावन से क्या आश्रय है? जीवन में खुशियां रहे, बहुत बेटर। रोम सिहर उठते से आश्रय क्या है? मन का प्रफुल्लित होना, रोम सिहर गया है ना। कोई कोई घटना सुनिएगा तो रोम सिहर जाता है, तो डर के मारे भी होता है, या आपका मन जब आपका खूब खुश है तभी भी हो जाता है ना, आंख से आंसू भी आ जाता है और रोआ जो होता है वो खड़ा हो जाएगा। रज का अर्थ है, रज मतलब धूल, धूल के कण, रज रज माने धूल के कण में, है ना। झूलता है मेरा मन में अलंकार बताइए, कौन सा अलंकार? तो मेरा मन आप क्या है? मनुष्य है, जिसमें थोड़ा सा मनुष्य का झलक हो, मानवीय अलंकार। किसका मन झूलता है भाई? मानव का। अलंकार हम बताएंगे आपको अलग से, हाँ, उसके लिए टेंशन ना ले, हर चीज आपको कराएंगे, आए हैं इसीलिए। जैसे ही पेडागोजी खत्म उसके बाद थ्योरी शुरू। चलिए अब पेडागोजी पर आते हैं, 106 से लेकर के 120 तक है, कर लेते हैं साथ में। जब बच्चे घर और समुदाय में अलग अलग भाषा अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश लाते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए भाई? उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करना, ये बात क्या सही है? गलत हो गया। अनुदेशन की भाषा भी गलत होता है, क्या होगा? उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उत्तर आपका सी पर। अगला प्रश्न है कि बच्चों को प्रभावी संप्रेषण बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए? नेगेटिव प्रश्न पूछा। फर्स्ट बोला कि भाषा के साथ खेलना ठीक है, भाषा का उत्पाद ठीक है, ज्ञान निर्माण के लिए साझा करना ठीक है, बेहतर प्रदर्शन के लिए भूमिका निभा संवादों को याद करना, ये गया ना, याद करने वाली बात, नेगेटिव पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए भाई इसमें कथन देख लेते हैं कौन सा सही है। अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, ये साफ स्लेट गलत हो गया, कोई भी बच्चा साफ स्लेट नहीं। कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, ये भी गलत हो गया। बच्चे अपने अनुभव की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, भले उसका अनुभव में गाली बैठा हो लेकिन अपना अनुभव से साथ ही आता है, कुछ न कुछ गांव देहात का अनुभव लाता है, ऐसा ऐसा वर्ड बोलेगा, हंसी आएगा। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधित नियमों के साथ लैस होता है, जिससे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं, या डैश से संबंधित है। देखिए सार्वभौमिक व्याकरण कहे और अर्जन की बात करें, दोनों वर्ड नॉम चोम्स्की साहब का है, तो भाषा अर्जन की क्षमता मारिए सबसे बेटर है, अर्जित की क्षमता नहीं, अर्जन की क्षमता, ये होगा। अगला प्रश्न है कि नए शब्द पढ़ाने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से समायोजित करना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? नए शब्दों के स्वनिम जागरूकता,
ठीक है, शब्द संपदा नहीं, आप याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए क्या बोला कि नए शब्द पढ़ाने के लिए अक्षरों और ध्वनि के साथ संयोजित करना। फिर से सुनिए, अक्षर और ध्वनि, दो वर्ड बोला मैंने, क्या क्या बोला, एक अक्षर बोला और ध्वनि, दोनों के बीच में संयोजन जो कर लिया उसको स्वनिम जागरूकता बोलते हैं, माने वो सही से उच्चारण करेगा। तो अगर आपसे कोई भी यहां से जाने के बाद रास्ते में अगर कोई पूछे या कोई मीडिया वाला पूछे कि स्वनिम जागरूकता क्या होता है, क्या बोलिएगा? अक्षर और ध्वनि के बीच में क्या कर लेना, समन्वय कर लेना, उसको क्या कहते हैं, स्वनिम जागरूकता। इस प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे ही टीचर होइएगा, मीडिया वाला आता है स्कूल में घुस जाता है, आपसे प्रश्न पूछ देगा, बताओ भाई भारत के गृह मंत्री कौन है, शायद नहीं याद रहे, या कोई भी मंत्री पूछ देगा विदेश मंत्री कौन है, सबको याद नहीं रहता है। तो आप भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे पूछिएगा कि सर आप मेरा एक प्रश्न बताइए कि ये स्वनिम जागरूकता क्या होती है। चाहे उसको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा अक्षर और ध्वनि के बीच में जो समन्वय कर लेता है उसको क्या कहते हैं। अगर वो बता देगा तो तभी आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा आप भी, तो कोई बता ही नहीं पाएगा मीडिया वाला। तो अक्षर ध्वनि के बीच समन्वय को क्या कहते हैं भाई, स्वनिम जागरूकता। याद कर लेना आप लोगों को, इसलिए मैं इतना बोला। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपबंध करता है तथा उसकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच में एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। त्रिभाषा सूत्र, बहुत बेटर, और ये सही जाता है। लेकिन यहां बोला है निकटीय सूत्र का विकास करता है, इसमें बहुभाषा आ जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जाएगा। त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन आता है, मातृभाषा, हिंदी भाषा और आंग्ल भाषा। ठीक है, अब बहुभाषा में बहुत सारा भाषा, तो यहाँ बहुभाषा करे तो बेटर है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव बताना है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है, ये तो ठीक है। बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है, मैंने पहले सुनेगा तब बोलेगा, ये तो सही है। लेखन कौशल बोलने के कौशल के पहले विकसित होता है, हाँ ये भी सही है। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होता है, ठीक है। भाषा कौशल का अभ्यास एकीकृत रूप से होनी चाहिए, ये गलत है, एकीकृत रूप से होनी चाहिए। इसमें अगर सब सही है, इसमें आपका आंसर भी नहीं दिया हुआ ऐसे, ठीक है। लेकिन एकीकृत सुन लीजिए, हमारे हिसाब से एकीकृत जाएगा, क्योंकि एकीकृत जो है ईवीएस में आता है। ईवीएस की पूछे, सुनिए हमारी बात, ईवीएस की जो प्रकृति है वह एकीकृत है, मैंने सबको मिला मिला करके बनाया गया है, जितने भी थीम है सब थीम को एकीकृत करके बनाया गया है। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है, इसलिए आप डी पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस हिसाब से। ऐसे तो उत्तर कोई बनाया नहीं, सीटेट में 1 नंबर मिला था इसके लिए। एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है, भिन्न होती है। इसी तरह से खूब चला कर लाना पानी। इसी तरह से यह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है, बताए। परिवेशीय कक्ष, मनोवैज्ञानिक, सबसे बेटर क्या मानेंगे हम लोग, सामाजिक मानेंगे, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट कराती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल प्रधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है, तो निगमन का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। देखिए निगमन क्यों गया, क्योंकि बोला कि नियम स्पष्ट कराती है, तो नियम की बात किया इसलिए किया गया है निगमन। नियम से उदाहरण की ओर निगमन कहलाता है, अगर रहता उदाहरण स्पष्ट कराती है तो आगमन होता है। नेक्स्ट कहता है कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है
जो बच्चे को डैश के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो होगा देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। ठीक है, सबसे मजेदार आपका ही। बी में हरास है, 3 में नहीं सुनने हैं, और कक्षा कक्ष पर जो जाकर सीखने, पढ़े जाकर, ये पढ़े वर्ड गलत होता है, याद रखिएगा, पढ़े वर्ड रहे तो नेगेटिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भाई सही नहीं है? नहीं बोला। आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है, ये तो ठीक बात है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम में से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है, ये भी ठीक है। आकलन विद्यार्थियों के निष्पादन की कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ में तुलना वर्ड गलत हो गया, और आप लोग सी पर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, 120 तक करना है। निम्नलिखित में कौन सा, और रात्रि में आपको यही प्रश्न मिलेंगे 7 बजे, आप सभी को पता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? नेगेटिव बोला, फिर से नेगेटिव खोजना है। तो यह शिक्षार्थियों के जीवन के वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है, ये तो ठीक है। वर्तनी और व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है, ये कम करने वाली जो बात है भाई, आपकी त्रुटियां कम कर देंगे, गलत बात है। त्रुटियां तो होती है सबसे, क्या ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत होने की वजह से हमको नेगेटिव चुनना था, यही हो गया। अब आ जाइए 118 नंबर का आता है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्तियों के विकास के समय उसने 17 तो हो ही गया, अब 18 ही ना होगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उसने कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक करने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, बताएं। एक, हाँ चलिए बताइए आप लोग। वातावरण होगा ही, हाँ देखिए क्या क्या होगा, हम देख लेते हैं। संदर्भ ठीक है, वातावरण ठीक है, वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, अभिप्रेरणा, 1 2 3। देखिए संदर्भ जरूरी है बोलने के लिए, किस संदर्भ में बोलना है, वह व्यक्ति जिस पर हम बोल रहे हैं वो जरूरी है, और अभिप्रेरणा जरूरी है। ये वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं है बोलने में, वातावरण में सीखा जाता है, इसलिए आपका उत्तर जाएगा 1 3 और 4। अब अंतिम का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 119 का बताए प्रकरणों को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं। क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण, उपचार किसका किया जाता है? तो जो प्रकरण को नहीं समझेगा उसी का ना उपचार करिएगा। जो यहाँ पे आया है पढ़ने लोग, जो समझ नहीं पाएगा उसी का ही ना उपचार होगा। यहाँ समस्या सामना करते हैं उन्हीं का ना उपचार करिएगा, जिसके पास समस्या हो। ठीक है, उत्तर आपका तो फर्स्ट में मिल गया। और आज का अंतिम प्रश्न है, कहता है कि अगर आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधक दिव्यांगता है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करिएगा? बच्चे का काम करते हुए उन्हें सहयोग देंगे? नहीं। पाठ्यपुस्तक को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा जो है वह दृष्टिबाधित है। और हाँ कंफ्यूज